पिछले एपिसोड में हमने देखा कि विप्लव रिया के हाथ को पकड़कर कैफे के अंदर ले जाता है। उसके चेहरे को आइस पैक लगाते हुए बोला, तू ठीक है ना? रिया, जिसका गाल सूज चुका था, अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। सम्राट भाई ठीक है ना? विप्लव रिया के गाल को देखते हुए बोला, हाँ वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन तेरा गाल बड़े की तरह लाल हो गया है यार। रिया विप्लव को मारते हुए बोली, यहाँ मुझे दर्द हो रहा है और तुझे मजाक सूझ रही है। विप्लव उसके हाथ को पकड़ते हुए हंसकर बोला, चल ये सब छोड़, ये बता तुझे क्या जरूरी काम था? रिया विप्लव के सामने अपना फोन करते हुए बोली, हमारे रिजल्ट आ गए हैं। विप्लव जल्दी से उसके हाथ से फोन ले लेता है और अपने फोन में देखने लगता है। फिर खुशी से चिल्लाकर कहता है, वाओ मैं पास हो गया। रिया विप्लव के बात पर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ तुम पास हो गए। विप्लव खुशी से नाचते हुए बोला, आज शाम को पार्टी। रिया अपना सिर हिलाकर बोली, अच्छा ठीक है, तो शाम को मिलते हैं, अब मैं चलती हूँ। विप्लव अपना सिर हिलाते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मुझे भी घर जाना है। रिया अपना सिर हिलाती है और वहां से निकल जाती है। विप्लव सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए अपने बाइक में बैठ जाता है और ओबरॉय विला के लिए निकल जाता है। शाम का वक्त है, ओबरॉय विला में सब लोग हॉल में बैठे हुए हैं। सम्राट भी सोफे पर बैठा हुआ था। रचना सम्राट के लिए सूप लाकर रखते हुए बोली, इसे पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। सम्राट ने रचना की तरफ देखते हुए कहा, चाची मैं आपसे मेरी मॉम से भी ज्यादा प्यार करता हूं, आपको ये बात पता है ना? रचना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ मुझे पता है, तो क्या हो गया? सम्राट सर्द आवाज में बोला, तो क्या आप मेरी तरह मेरी बीवी को प्यार नहीं कर सकती? घर के सभी लोग हैरानी से सम्राट की तरफ देख रहे थे, क्योंकि सम्राट ने कभी रचना के खिलाफ बात नहीं किया था। चाहे रचना उसके भाइयों के ऊपर कितना ही क्यों न चिल्लाई हो, लेकिन वह आज सोना के लिए स्टैंड ले रहा था। रचना एक नज़र सोना को देखने के बाद सम्राट से बोली, मैं तुम्हारा प्यार किसी के साथ नहीं बांट सकती। सम्राट बिना किसी भाव के बोला, आपने सोना को थप्पड़ क्यों मारा? रचना गहरी सांस लेकर बोली, मुझे गलतफहमी हो गई थी, इसलिए मैंने सोना पर हाथ उठा दिया। सम्राट रचना के हाथ को पकड़कर बोला, जो गलती करता है उसे माफी भी मांगनी पड़ती है, आपने सोना से माफी मांगी। रचना सम्राट को देखते हुए बोली, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी पत्नी से माफी मांगूं? सम्राट अपने गर्दन नहीं में हिलाकर बोला, मैं अपनी पत्नी से माफी मांगने के लिए नहीं बोल रहा हूं आपको। मैं उस लड़की से माफी मांगने के लिए कह रहा हूं जिसे आपने बेवजह थप्पड़ मारा है। रचना सोना की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारे ऊपर गलती से हाथ उठाने के लिए मुझे माफ कर दो। सोना हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मैंने आपको पहले ही माफ कर दिया है चाची, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। रचना सोना की बात पर बोली, तो ठीक है, फिर मैं अपना माफी वापस ले लेती हूँ। सोना रचना की बात पर कुछ नहीं कहती। निर्जला जी शोभित को पूजा की सामग्री का लिस्ट देते हुए बोली, शोभित ग्रोसरी शॉप जाकर तुम इन सभी सामान को ले आओ, कल पूजा है ना, जरूरी है। शोभित निर्जला जी की बात पर बोला, ओके मैं लेकर आता हूं। इतना कहकर शोभित वहां से निकल जाता है। सम्राट सारा सूप पीने के बाद रचना से कहा, बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। रचना थोड़ी नाराजगी के साथ बोली, एक बेटा कभी अपनी माँ को थैंक यू नहीं कहता। सम्राट हल्का मुस्कुराकर बोला, अच्छा सॉरी, अब मुझे आराम करना है। रचना सोना की तरफ देखते हुए बोली, इसे कमरे तक ले जाओ। सोना अपना सिर हिलाती है और सम्राट को सहारा देकर कमरे की तरफ ले जाती है। वैशाली मुंह बनाते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है और निर्जला जी रचना रात के डिनर के लिए मेड को बताने के लिए चले जाते हैं। सम्राट का कमरा, सोना सम्राट को बिस्तर पर बिठा देता है। सम्राट सोना के हाथों को पकड़कर बोला, मेरे कपड़े निकालो। सम्राट की बात पर सोना उसके कपड़े निकाल देती है। सम्राट सोना की तरफ देखते हुए बोला, एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पापा का पहले कोई बिजनेस था? अचानक सम्राट के सवाल पर सोना उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे ज्यादा कुछ तो याद नहीं, लेकिन जब मैं 2 साल की थी तब की बात है। मम्मी बताती है कि एक कंपनी में पापा ने इन्वेस्ट किया था, जो वहां से प्रॉफिट हुआ था उससे नूडल्स का शॉप ओपन किया था। वह रेसिपी पापा की थी, इसलिए पापा को काफी प्रॉफिट हो रहा था। पापा बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोचे और किसी कॉर्पोरेशन में से उन्होंने लोन लिया था। फिर क्या हुआ मुझे याद नहीं और मम्मी ने भी ज्यादा कुछ बताया नहीं। सम्राट सोना की पूरी बात सुनता है और बात को टालते हुए कहता है, तुम आगे क्या करना चाहती हो? सोना हैरानी से बोली, मैं। सम्राट उसे घूरते हुए बोला, नहीं मैं। सम्राट की रूड आवाज पर सोना झेप जाती है और जल्दी से कहती है, शादी से पहले मैं कोई इंडस्ट्री ज्वाइन करके डांसर बनना चाहती थी, डांस सिखाना चाहती थी, लेकिन ये सपना अधूरा रह गया। सम्राट बिस्तर पर लेटते हुए बोला, अच्छा है, लेकिन अब तुम किसी और फील्ड में अपना करियर डेवलप करने के बारे में सोचो। सोना कंफ्यूज होकर सम्राट से बोली, लेकिन मैंने तो नहीं कहा कि मुझे
सम्राट सोना की बात को बीच में काट कर बोला, अब मैं तुम्हें आज़ादी दे रहा हूं तो भी तुम्हें दिक्कत है, फिर बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें कुछ करने नहीं दिया। सम्राट की बात पर सोना ने कहा, लेकिन मुझे डांस के अलावा और कुछ नहीं आता तो मैं किस में अपना करियर बनाऊं। सम्राट सोना को घूरते हुए बोला, खाना बनाना आता है ना, अपने टैलेंट को लोगों तक पहुंचाओ और मैं तुम्हें पूरा डिटेल तो नहीं बता सकता ना। सोना सम्राट की बात पर अपना सिर हिलाती है तो सम्राट उसे अपनी तरफ आने का इशारा करता है। सोना सम्राट के पास आ जाती है। सम्राट सोना को बिस्तर पर खींच लेता है, जिस पर सोना हैरानी से सम्राट के सीने पर हाथ रखते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, आप अभी हॉस्पिटल से आए हो। सम्राट सोना के हाथ को तकिए की तरह ऊपर रख उसके सीने में अपना चेहरा घुसाते हुए बोला, मुझे नींद आ रही है। इतना कहकर सम्राट अपना एक पैर सोना के पैरों पर और अपना एक हाथ सोना के गोरी कमर पर रख देता है। सोना के दिल की धड़कन सम्राट के करीब होने पर बहुत तेज हो गई थी। सम्राट अपनी आंखें बंद कर धीरे से बोला, योर हार्ट रेट इज इंक्रीज, क्या यह मेरी मौजूदगी के कारण है। सोना सम्राट की तरफ देखने लगती है तो सम्राट अपने नीली आंखें खोल सोना की आंखों में देखते हुए कहता है, सोना अवस्थी, तुम्हें मुझसे प्यार हो रहा है। सोना सम्राट के सवाल पर अपना सिर झुका लेती है, जिस पर सम्राट उसके हाथ को अपने सिर पर रखते हुए कहता है, स्ट्रोक माय हेयर। सोना धीरे धीरे सम्राट के बालों को सहलाने लगती है। सम्राट फिर से सोना के सीने में अपना सिर घुसा लेता है। सोना सम्राट के बालों में उंगली चलाते हुए धीरे से बोली, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। सम्राट अपनी आंखें बंद करके धीरे से बोला, अब तक तुमने ये सवाल मुझसे कई बार पूछे हैं, क्या मैंने तुम्हें कभी इसका जवाब दिया। सोना सम्राट के बात पर बोली, नहीं तो। सम्राट सोना की कमर पर अपनी हाथ को सहलाते हुए बोला, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। सोना सम्राट के हाथ को पकड़ लेती है। सम्राट आंखें बंद करके हल्का सा मुस्कुरा देता है, सोना के सीने पर किस कर लेता है। सोना अपनी आंखें बंद कर हेड रेस्ट पर अपना सिर रख लेती है। यहाँ मित्तल मैंशन काव्या बिना किसी भाव के किचन में सारे खानों को देख रही थी, जिसे उसने खुद अपने हाथों से बनाया था। तभी उसे बाहर गाड़ी रुकने की आवाज सुनाई देती है। काव्या किचन से बाहर आती है तो देखती है 2 गाड़ी आकर एंट्रेंस के बाहर रुकी थी। कशिश भी अपने कमरे से निकलता है। एक 60 साल का आदमी और उसके साथ एक 50 साल की औरत और एक 21 साल की एक लड़की उनके साथ में रौनक खड़ा हुआ था। कशिश उनकी तरफ देख मुस्कुराकर बोला, स्वागत है आपका चाचा जी। इंद्र मित्तल कशिश के चाचा आगे बढ़कर कशिश को गले लगा लेते हैं और इंद्र की पत्नी रागिनी उन दोनों को देख मुस्कुरा देती है और वह 21 साल की लड़की आकर कशिश के सीने से लग जाती है तो कशिश उसके सिर को सहलाते हुए कहता है, पढ़ाई कैसी चल रही है। वह लड़की कशिश की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, बहुत अच्छी चल रही है भाई, अभी अभी रिजल्ट आया है, मैंने पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। कशिश उस लड़की की बात पर मुस्कुरा देता है और काव्या से उन सबको मिलाते हुए कहता है, मीट माय वाइफ काव्या। काव्या एक छोटी सी मुस्कान के साथ उन सब के सामने हाथ जोड़ती है तो वह लड़की दौड़कर जाती है, काव्या के गले लग जाती है। वेलकम टू मित्तल फैमिली भाभी। काव्या अचानक उस लड़की के ऐसा करने पर थोड़ी हैरान हो जाती है, फिर वह भी उसे गले लगा लेती है। कशिश इंद्र की तरफ देखते हुए बोला, चाचू आप फ्रेश हो जाए, काव्या ने आप लोगों के लिए डिनर बनाया है। इसके बाद काव्या से लिपटी लड़की से बोला, नित्या जाकर फ्रेश होकर आ जाओ, फिर जितना हो सके बात कर लेना अपनी भाभी से। नित्या कशिश की बात पर अपना सिर हिलाते हुए ऊपर की तरफ चली जाती है। इंद्र और रागिनी काव्या को देख मुस्कुराते हुए कमरे की तरफ चले जाते हैं। काव्या उन लोगों को जाता हुआ देख रही थी। कशिश काव्या के पास आकर बोला, वह लोग तुम्हें देखकर खुश हैं नोवाई, उन्हें लगता है तुम मुझे खुश रख रही हो। काव्या कशिश की बात पर बोली, हाँ तो मैं आपको खुश रख ही रही हूं ना, खाना बना कर दे रही हूं, आपके सारे नखरे झेल रही हूं, और क्या चाहिए। कशिश काव्या के पास आकर बोला, पति को खुश रखने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता उस बारे में। काव्या 2 कदम पीछे होकर बोली, जानकर भी अनजान बनना मेरी आदत है और आपकी पसंद की चीज मैं कभी नहीं करूंगी। इतना कहकर काव्या किचन की तरफ चली जाती है। कशिश पीछे से उसे जाता हुआ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है और फिर कमरे की तरफ चला जाता है। यहाँ ओबरॉय विला सोना सम्राट को ठीक से सुलाकर नीचे आकर सबके साथ बैठी हुई थी। विप्लव झूमते हुए अपने कमरे से रेडी होकर आता है तो उसे इतना रेडी देख वैशाली थोड़ी मजे लेते हुए बोली, क्या बात है विप्लव बाबू, लगता है किसी लड़की को प्रपोज करने जा रहे हो। विप्लव वैशाली को घूरते हुए बोला, तुम्हारे दिमाग में जो भी बकवास आता है तुम क्यों कहती हो। मेरे रिजल्ट आ चुके हैं, मैं अच्छे नंबर से पास हो चुका हूं, इसलिए मैं रिया के साथ पार्टी में जा रहा हूं। विराट विप्लव की तरफ देखते हुए बोला, क्या बात है, बिना मेरे तू पार्टी पर जा रहा है। विप्लव ने विराट की बात सुनकर बोला, अगर आपको चलना है तो आप भी चलो।
विराट ने मुंह बनाते हुए बोला, कहने के बाद जाने के लिए कह रहा है तो क्या फायदा। वैशाली हंसते हुए बोली, ऐसे लोगों को तो घर का ना घाट का कहते हैं, यही खातिर मत जाओ विराट। वैशाली की बात पर विराट बोला, वैसे अब आपको रात के डिनर पर फोकस करना चाहिए, चाची आ रही है। वैशाली सिर घुमाकर देखती है तो रचना सीढ़ियां उतर रही थी। वैशाली उठते हुए बोली, हम तो चले भैया डाइनिंग टेबल की तरफ, वरना काकी सासू कहीं हमको घर से ही बाहर न निकाल दे। इतना कहकर वैशाली जल्दी से किचन की तरफ चली जाती है। विप्लव रचना की नजरों से बचकर जाने लगता है तो रचना, जिसने उसे देख लिया था, तेज आवाज में कहती है, कहाँ जा रहे हो इस वक्त। विप्लव रचना की आवाज पर दांतों तले अपना जीभ दबा लेता है और पलटकर रचना से कहता है, मॉम मेरे आज रिजल्ट आए हैं, मैंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इसलिए रिया के साथ क्लब जा रहा हूं। रचना विप्लव को घूरते हुए बोली, कहीं नहीं जा रहे हो तुम, अपने रिया से कह दो कि तुम नहीं आ सकते, चुपचाप डिनर करो और कमरे में जाओ। कल सुबह तक मुझे बताओ तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में अपना मास्टर्स करना चाहते हो थे। विप्लव रचना की बात पर मुंह बनाते हुए बोला, मॉम प्लीज ना। रचना विप्लव को आंखें दिखाती है तो विप्लव अपने पैर पटकते हुए कमरे की तरफ चला जाता है। विराट भी विप्लव की लाचारी देख मुस्कुरा देता है, जिस पर रचना विराट को देखते हुए कहती है, ज्यादा दांत दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों का रात को नाइट आउट करना मना है क्योंकि तुम लोगों ने क्लब में तमाशा किया था। वैशाली डाइनिंग टेबल पर खाना लगाते हुए थोड़ी तेज आवाज में बोली, खाना लग चुका है। वैशाली के तेज आवाज से रचना उसे घूरकर देखती है तो वैशाली अपने दांत दिखा देती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। सोना सम्राट को बुलाने जाने लगती है कि सम्राट उसे नीचे आता हुआ नजर आता है। सोना किचन की तरफ चली जाती है। विप्लव कैजुअल कपड़ों में नीचे आता है, उसका चेहरा बुरी तरीके से मुरझा चुका था। अमृत कमरे से नीचे आता है और डाइनिंग टेबल पर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। सभी अपना डिनर चुपचाप करने लगते हैं, तभी शोभित एक लड़की के साथ वहां पहुंचता है। रचना अपनी कुर्सी से खड़ी होकर हॉल में आते हुए कहा, शोभित कौन है ये लड़की। वह लड़की जो पहले से ही घबराई हुई थी, रचना की तेज आवाज पर शोभित के हाथ को मजबूती से पकड़ लेती है। शोभित उस लड़की के हाथ पर थपथपाकर बोला, शांत हो जाओ। रचना शोभित के सामने आते हुए बोली, शोभित मैंने कुछ पूछा तुमसे, कौन है ये लड़की और तुम्हारे साथ क्या कर रही है। अब तक वहां पर बाकी सब लोग भी आ चुके थे। सोना की नजर उस लड़की पर जाती है तो वह उस लड़की को गौर से देखने के बाद सोना उस लड़की की तरफ आते हुए बोली, तुम तो वही हो ना जो मनाली में मिली थी, तुम मुंबई में क्या कर रही हो। सम्राट सोना की तरफ देखते हुए बोला, तुम जानती हो इसे। सोना अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोली, बट सावित्री की पूजा के लिए मैं शोभित भैया के साथ मट गई थी, तब वहां इससे मुलाकात हुई थी, यह भी अपनी माँ के साथ पूजा के लिए आई थी। सम्राट उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला, तुम मनाली से अकेली आए हो मुंबई, क्या करने। शोभित ने सोना से कहा, तुम इसे गेस्ट रूम में ले जाओ, इसे कुछ खाने को दे दो और कुछ कंफर्टेबल काव्या के कपड़े दे देना। सोना शोभित के बात पर अपना सिर हिलाकर उस लड़की के पास जाती है तो रचना उस लड़की के हाथ को पकड़कर उसे शोभित की तरफ करते हुए कहती है, पहले तुम ये बताओ ये लड़की यहाँ क्यों रहेगी, यहाँ पर क्यों आई है। शोभित गहरी सांस लेकर बोला, मैं पूजा का सामान लेने ग्रोसरी शॉप गया था, ये एक हफ्ते से यहीं पर मुंबई में है और 2 दिन पहले इसकी माँ इसे छोड़कर चली गई, तब से बस ये इधर उधर हो रही थी, मुझे ये ग्रोसरी शॉप में मिल गई, पुलिस स्टेशन गया था मैं, उन लोगों ने कहा कि वह लोग इसे पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते, इसलिए मुझे इसे यहाँ लेकर आना पड़ा, जब तक इसकी फैमिली नहीं मिल जाती तब तक ये यही रहेगी। रचना उस लड़की की तरफ देखते हुए बोली, कौन सी फ्रॉड टोली के मेंबर हो तुम, बता दो, अमीरों के घर में घुसकर उन्हें लूटने वाली, और तुम यहाँ क्यों रहोगी, निकलो यहाँ से। शोभित रचना की बात पर नाराजगी के साथ बोला, मॉम इसे मैं मनाली में मिल चुका हूँ, थोड़ी तो इंसानियत दिखाए। रचना शोभित को देखते हुए बोली, शोभित तुम्हें नहीं पता ये लोग कैसे होते हैं, अमीर लड़का देखा नहीं कि अपनी खूबसूरती का फायदा उठाना बहुत अच्छे से जानते हैं ये लोग, और ये लड़की इतनी सी है नहीं नाटक कर रही है। ये कहकर रचना उस लड़की को घूरती है, जो कि रचना की इन बातों को सुनकर रो रही थी। सम्राट शोभित से पूछा, इंस्पेक्टर ने क्या कहा, कब तक इसके फैमिली के बारे में पता चल जाएगा। शोभित सम्राट की बात पर बोला, हमने एफआईआर दर्ज करवा दिया है और इसने सब कुछ उन्हें बता दिया है, उन लोगों ने कहा कि वह लोग अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट करेंगे। रचना शोभित को घूरते हुए बोली, ये लड़की यहाँ नहीं रह सकती शोभित, या मैं इस घर में रहूंगी या फिर ये लड़की इस घर में रहेगी, मैं अपने होते हुए इस लड़की को यहाँ नहीं रहने दूंगी। ये सुनकर वह लड़की शोभित का हाथ छोड़ देती है और बिना कुछ बोले वहां से जाने लगती है।
शोभित उस लड़की जिसका नाम अदिति है, अदिति के हाथ को पकड़कर रचना से बोला, ये लड़की यही रहेगी। अगर आप इसे नहीं रहने दोगी तो मैं भी यहां से चला जाऊंगा। रचना शोभित को घूरते हुए बोली, तुम इस लड़की के लिए घर छोड़ना चाहते हो? अमृत ने शोभित से कहा, काव्या का कमरा साफ है, तुम इस लड़की को वहीं ले जाओ। रचना अमृत और शोभित को घूरते हुए बोली, तुम दोनों मेरे खिलाफ जा रहे हो इस लड़की के लिए। वैशाली रचना की तरफ देखते हुए बोली, काकी सासू, अगर ये लड़की कुछ दिन यहाँ रह जाती है तो आपका राशन पानी में कोई कमी नहीं आ जाएगी, तो प्लीज रहने दीजिए और गुस्सा छोड़ दीजिए। विप्लव रचना से बोला, प्लीज मॉम, उस लड़की को रहने दीजिए ना, सिर्फ कुछ दिन की तो बात है। रचना सब लोगों को घूरते हुए बोली, अगर इस लड़की के घर वाले कभी नहीं मिलेंगे तब तुम लोग क्या करोगे? शोभित रचना की बात पर बोला, मैं इसे अडॉप्ट कर लूंगा, पूरी जिंदगी अपने साथ रख लूंगा। रचना शोभित के गाल पर एक थप्पड़ जड़ देती है। अदिति अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगती है। पीतांबर रचना के बाजू को मजबूती से पकड़कर गुस्से में बोले, रचना, मानसिक संतुलन खो चुकी हो क्या? पागल हो चुकी हो तुम? कोई जवान बेटे पर इस तरीके से हाथ उठाता है? रचना पीतांबर से अपना बाँह छुड़ाकर बोली, हाँ पागल हो चुकी हूं मैं। देख नहीं रहे हो तुम्हारा ये बेटा क्या कह रहा है? किस हक से इस लड़की को यहाँ रखना चाहता है वो? निर्जला रचना को समझाते हुए बोली, रचना, उसके माता पिता जैसे ही मिलेंगे वह यहाँ से चली जाएगी। तुम बात को इतना क्यों बढ़ा रही हो? रचना गहरी सांस लेकर बोली, ओके फाइन, सिर्फ एक हफ्ता। अगर एक हफ्ते से एक दिन भी ज्यादा हुआ तो मैं इस लड़की को घर से निकाल दूंगी। सम्राट रचना से बोला, चाची, ये लड़की यही रहेगी जब तक इसके घर वाले नहीं मिलेंगे। चाहे इसके लिए एक हफ्ते का वक्त लगे या फिर एक साल का, यह मेरा फैसला है और मेरा फैसला ही ऑर्डर है। इतना कहकर सम्राट डाइनिंग टेबल की तरफ चला जाता है। सभी लोग रचना की तरफ देखते हैं और डाइनिंग टेबल की तरफ चले जाते हैं। शोभित अदिति को लेकर काव्या के कमरे की तरफ चला जाता है। रचना गुस्से से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। शोभित अदिति को ऊपर लाकर काव्या के कमरे में ले आता है और कमरे को दिखाते हुए कहता है, जब तक तुम यहाँ पर हो इसी कमरे में रहोगी, लेकिन याद रहे किसी सामान को गंदा मत करना। अदिति शोभित की बात पर धीरे से बोली, आई एम सॉरी। शोभित अदिति की बात पर बोला, माफी क्यों मांग रही हो? तुमने क्या किया है? अदिति छोटा सा मुंह बनाकर बोली, वह मेरे वजह से आपको मार खाना पड़ा। आंटी ने आपको बहुत जोर से मारा ना, इसलिए। शोभित अदिति की बात पर बोला, सुनो, तुम यहाँ पर सभी बड़ों से बात कर सकती हो, मेरी मॉम को छोड़कर, क्योंकि वह थोड़ी गुस्सैल है और सम्राट भाई से दूर रहना। उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। बाकी तुम किसी से भी बात कर सकती हो और मुझे हर वक्त परेशान मत करना। अदिति मासूम नजरों से शोभित की तरफ देखते हुए बोली, और मेरे मम्मी पापा कब मिल जाएंगे? शोभित अदिति की बात पर बोला, तुमने सुना ना इंस्पेक्टर ने क्या कहा? वह लोग उन्हें ढूंढ लेंगे। मैं अपनी तरफ से भी कोशिश करूंगा, तब तक तुम परेशान मत हो, यहां आराम से रहो। इतना कहकर शोभित वहां से जाने लगता है। अदिति जल्दी से कहती है, सुनिए अंकल। शोभित पलटकर अदिति को घूरते हुए बोला, आई एम नॉट योर अंकल, शैतान की नानी। अदिति कुछ देर सोचने के बाद बोली, तो फिर तुम्हें क्या बुलाऊं? शोभित अदिति की बात को इग्नोर करते हुए बोला, कॉटन कैंडी, यह बताओ तुमने मुझे क्यों रुकने के लिए कहा? अदिति मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, मुझे भूख लगी है। शोभित हैरान होते हुए बोला, यार तुमने 2 घंटे पहले ही तो इतना सारा खाना खाया था। अदिति अपना सिर हिलाते हुए बोले, वही तो 2 घंटे पहले खाया था, मुझे फिर से भूख लगी है। सोना खाने की प्लेट लिए कमरे में आते हुए बोली, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आ चुकी हूँ। अब तुम्हें शोभित भैया को परेशान करने की जरूरत नहीं है। अदिति खुश होकर सोना को देखने लगती है। शोभित उन दोनों पर एक एक नजर करके कमरे से बाहर चला जाता है। सोना अदिति के सिर को सहलाते हुए कहती है, चलो तुम फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ और कल घर में पूजा है, तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे प्रसाद खाने को मिलेंगे। अदिति खुश होकर बोली, क्या सच में? सोना अपना सिर हिला देती है तो अदिति बाथरूम में फ्रेश होने चली जाती है। कुछ देर बाद फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आती है तो सोना उसे खाना खिलाकर सोने को कहकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। यहाँ सम्राट का कमरा। सम्राट स्टडी रूम से अपने कमरे में आता है। सम्राट चारों तरफ अपनी नजरें घूमता है, लेकिन उसे कमरे में कोई भी नजर नहीं आता। तभी उसे बालकनी का दरवाजा खुला नजर आता है। सम्राट के कदम बालकनी की तरफ बढ़ जाते हैं। सम्राट बालकनी के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। उसकी नजर सोना पर जाती है, जो कि नाइट सूट में खड़ी हुई थी। सोना ने गोल्डन कलर की टॉप टू बॉटम नाइटी सूट पहनी थी, जिसमें वह काफी प्यारी लग रही थी। सम्राट पीछे से जाकर सोना को बाहों में भरते हुए बोला, क्या देख रही हो? सोना सम्राट के अचानक ऐसा करने पर थोड़ी सी हैरान हो जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए कहती है, बस हवा खाने चली आए और आपका काम हो गया।
सम्राट सोना के बंधे बालों को खोलकर उसके बालों को सूंघते हुए बोला, मेरे ऑफिस का काम हो चुका है, बेडरूम का काम करना बाकी है। सोना पलटकर सम्राट की तरफ कंफ्यूज भरी नजरों से देखने लगती है तो सम्राट सोना के कमर को मजबूती से पकड़ अपने पास खींचते हुए कहा, सोना डोंट लुक एट मी विद दीज कंफ्यूज्ड आइज, तुम खुद की तरफ मुझे अट्रैक्ट करती हो। सोना सम्राट की बात पर फिर से कंफ्यूज होकर बोली, लेकिन आप अजीब बातें करेंगे तो मुझे समझ नहीं आएगा, तो मैं कंफ्यूज होगी ही ना। सम्राट सोना की होठों की तरफ देखते हुए बोला, मैं हूं ना तुम्हारे सारे डाउट क्लियर करने के लिए। सोना सम्राट की बात पर बोली, तो बताए आपने अभी क्या कहा। सम्राट सोना के होठों को ही देखते हुए कहा, मैंने कहा बेडरूम का काम बाकी है तुम्हारे साथ। सोना सम्राट की बात को समझते हुए अपनी आंखें बड़ी करके बोली, आज ही आप हॉस्पिटल से। सोना आगे कुछ कहती कि इससे पहले ही सम्राट झुककर सोना के होठों पर अपने होंठ रख देता है। सोना की आंखें बंद हो जाती है और वह अपने हाथ सम्राट के गले में लपेट लेती है। सम्राट उसे पैशनेट किस करने लगता है। सम्राट अपने दोनों हाथ सोना के कमर पर रख सोना को उठाता है तो सोना सम्राट के कमर पर अपने पैर रेप कर लेती है। सम्राट बिना किस को ब्रेक करे सोना को बालकनी से कमरे की तरफ ले आता है। बेडरूम में पहुंचकर सम्राट सोना को बिस्तर पर लेटा देता है, खुद उसके ऊपर आ जाता है। सोना उम्मीद भरी नजरों से सम्राट की तरफ देखने लगती है, जिस पर सम्राट अपने गर्दन नहीं में हिलाते हुए सोना के कान में कहा, आज नहीं रुकूंगा, आई वॉन्ट यू सोना राइट नाउ। ये कहते हुए सम्राट सोना के ये लॉब पर वाइट कर लेता है। सम्राट अपना सिर उठाकर सोना को देखता है, जो कि थोड़ी शर्माई हुई नजरों से सम्राट को देख रही थी। सोना, आई नो यू स्कैर्ड बिकॉज यू हैव स्किप्ड मैनी डेज, सम्राट ने सोना के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा। सोना सम्राट की बात पर अपना सिर दूसरी तरफ कर लेती है तो सम्राट सोना के कंधे पर अपना होठ रख देता है। वह अपनी आंखें कसकर मिच लेती है और सम्राट के बालों में उसके हाथ खुद ब खुद आ जाते हैं। सम्राट सोना के कंधे पर किस करते हुए सोना के नाइट ड्रेस को निकालकर बिस्तर के नीचे फेंक देता है और उसके कान को बाइट कर देता है। सम्राट के गर्म सांसों को सोना अपने कानों पर महसूस कर सोना के गाल, कान और पूरा चेहरा लाल हो जाता है और उसे अपने टमी में तितलियां उड़ती हुई महसूस हो रही थी। सम्राट सोना के गले से होते हुए कॉलरबोन पर किस और बाइट करने लगता है। वह सोना के अपर बॉडी पर ही खींच दे रहा था। थोड़ी देर के बाद सम्राट सोना के चेहरे को देखते हुए बोला, ओपन योर आइज सोना। सोना सम्राट की आवाज पर जल्दी से आंखें खोलकर उसकी तरफ देखती है। सम्राट डिजायर भरी आंखों से उसे देख रहा था। सम्राट सोना के गाल पर किस करके बोला, ओपन ईट, कहते हुए अपने कपड़े की तरफ इशारा करता है। सोना को इस वक्त सम्राट का कपड़ा निकालना बहुत अजीब लग रहा था। सम्राट सोना के नाक पर अपने नाक रगड़ते हुए बोला, सोना तुमने ये पहले भी किया है और तुम्हें इतना इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए सम्राट के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। सोना अपने निचले होठ को काटते हुए सम्राट के शर्ट के बटन खोलने लगती है। सम्राट सोना के सिर के दोनों तरफ कोहनी टिकाए सोना को देख रहा था। कुछ देर में सोना सम्राट के शर्ट के सारे बटन खोल देती है। सम्राट अपने शर्ट को निकाल कर फेंक देता है और फिर से सोना के होठों को किस करने लगता है। सम्राट सोना के लोअर लिप्स को सक कर छोड़ता है। कुछ ही देर में उन दोनों के कपड़े फ्लो पर पड़े हुए थे। दोनों ब्लैंकेट के अंदर एक दूसरे को किस कर रहे थे। सम्राट थोड़ा सा दूर होता है तो सोना उसकी तरफ थोड़ा डरते हुए सम्राट को देखने लगती है। सम्राट सोना के होठों पर किस करते हुए बोला, डोंट वरी, आई लव यू जेंटल। सोना अपने नाखून सम्राट के कंधे पर धंसा देती है और अपनी आंखें मिच लेती है। उसके आंखों के कोने के आंसू का एक कतरा बह जाता है। सम्राट धीरे धीरे थ्रस्ट करते हुए सोना के होठों को छोड़ उसकी आंखों पर किस करता है। सोना अपना सिर धीरे से हिला देती है। 2 घंटे के बाद सोना सम्राट के ऊपर सो गई थी और सम्राट उसके नेक पीठ को सहला रहा था। सम्राट सोना को पलटकर बिस्तर पर सुला देता है और सोना के बालों को उसके चेहरे से हटाता है तो सोना सम्राट के हाथ को अपने गाल के नीचे रखकर सो जाती है। सम्राट सोना के चेहरे को देखते हुए बोला, आई डोंट नो आगे क्या होगा, लेकिन इतना जरूर पता ही तुम हर हालत में मेरे साथ रहोगी और तुम्हें रहना होगा। आज तक किसी चीज का पागलपन नहीं था पर अब है। मेरा पागलपन मेरा नशा है। सोना क्यों आए तुम मेरे जिंदगी में, कहीं मैं तुम्हारी इस मासूमियत को तुमसे छीन ना लूं। ये कहते हुए सम्राट सोना के माथे पर किस कर लेता है और उसे गले लगाकर सो जाता है। यहाँ मित्तल मेंशन नित्या इंद्र रागनी खाना खाकर अपने अपने कमरे में जा चुके थे और कशिश काव्या भी कमरे में आ गए थे। काव्या सोफे की तरफ जाने लगती है तो कशिश बीच में कहता है, सुनो। काव्या पलटकर कंफ्यूजन में कशिश को देखने लगती है। कशिश कहता है, तुम बिस्तर पर सो जाओ। काव्या कशिश की बात पर बोली, और तुम कहाँ सोओगे।
कशिश बिस्तर के एक तरफ बैठते हुए बोला, मास्टर बेड है, हम दोनों आराम से इसमें सो सकते हैं। काव्या कंफ्यूज होकर बोली, यू वॉन्ट टू से कि हम दोनों एक ही बिस्तर पर सोए। कशिश काव्या को देखते हुए बोला, सोने के लिए कह रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे क्लोजी होने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी फैमिली वाले हैं यहां पर, अचानक अगर किसी ने हमें अलग सोता हुआ देख लिया तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। काव्या कशिश की बात पर कुछ देर सोचने के बाद आकर बिस्तर की दूसरी तरफ बैठ जाती है और वहां पर रखे छोटे पिलोज को एक लाइन से बिस्तर को बांट देती है। कशिश उसकी बचकानी हरकतें को देखकर हल्का मुस्कुरा देता है और अपने लैपटॉप में काम करने लगता है। काव्या आराम से ब्लैंकेट लेकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और लाइट ऑफ कर देती है। कशिश एक बार काव्या को घूर कर देखता है और फिर बेड के बगल में रखे दराज को खोल उसमें से चश्मा निकाल पहन लेता है। रात के करीब 11 बजे कशिश अपना लैपटॉप नाइट स्टैंड पर रख देता है और अपना चश्मा निकालते हुए वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर के बाद कशिश फ्रेश होकर कमरे में आता है, देखता है कि काव्या उसके साइड पैर रख सो रही थी। कशिश काव्या को देखते हुए बोला, क्या बात है? काव्या ओबरॉय मुझे पसंद नहीं करती और मेरी साथ एक ही बिस्तर पर इतना कंफर्टेबल होकर सो रही हो स्ट्रेंज। ये कहकर कशिश काव्या की तरफ जाकर उसे ठीक से सुला देता है और अपनी तरफ आकर सो जाता है। अगले दिन सुबह के 5 बजे ही कशिश की नींद खुल जाती है। कशिश उठने लगता है तो उसे अपने ऊपर कुछ भारीपन महसूस होता है। कशिश अपनी आंखें खोलकर देखता है तो काव्या पूरी तरीके से उसके ऊपर जाकर सो रही थी। उसके दोनों पैर कशिश के कमर के अगल बगल लिपटे हुए थे। कशिश काव्या के कंधे को टैप करते हुए बोला, काव्या। लेकिन काव्या अपनी आंखें नहीं खोलती। कशिश एक गहरी सांस लेकर काव्या को पलटकर बिस्तर पर ठीक से सुला देता है और फ्रेश होकर जिम के लिए निकल जाता है। यहाँ ओबरॉय विला में सोना कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलती है तो उसकी नज़र सीधा सम्राट की नीली नज़रों से जा मिलती है। सोना जल्दी से अपनी आंखें फिर से बंद कर लेती है और उसकी इस हरकत पर सम्राट के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। सोना अपनी एक आंख खोलकर सम्राट की तरफ देखती है जो उसे ही देख रहा था। सोना उठते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। सम्राट सोना के चेहरे को देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग ब्यूटी। सम्राट की इतनी सॉफ्ट आवाज सुनकर सोना को खांसी आ जाती है। सम्राट सोना के रिएक्शन पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, डज माई वॉइस साउंड सो बैड एंड सॉफ्ट, तुम्हें खांसी आ गई? क्या जवाब देगी सोना सम्राट के इस बात का? शोभित, क्या कभी अदिति के मॉम डैड के बारे में पता लग पाएगा? क्या होगा वैशाली के मुंह दिखाई में? कशिश और काव्या का ये रिश्ता कहां तक जाएगा? क्या बीच में ही यह खत्म हो जाएगा? कहानी को आगे जानने के लिए बने रहिए माय क्रूल डेविल हस्बैंड कहानी पर।